पेपर 5 की जो फैक्ट शीट है यूपीपीसीएस मेंस के लिए, वो उसकी एक क्लास पहले ही हो चुकी है। आज यह पेपर 6 की जो फैक्ट शीट है 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वे सारे इसमें क्लास हैं। और ये जो आंकड़े हैं डाटा है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप अगर इसका अपने एग्जाम में अच्छी तरह से यूज करते हैं, आप जैसे कोई क्वेश्चन लिखते हैं उसकी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, सब उन उदाहरणों में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में सेविंग दर कितनी है, तो मान लिया कि 30%, तो ये 30% आप बता सकते हैं कि उदाहरण में 30% आंसर लगेगा। दूसरी बात, इससे आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 12 मार्क्स का एक 8 मार्क्स में के क्वेश्चन में 8 पॉइंट में से 5 पॉइंट में भी आप फैक्ट डाल सकते हैं, या कोई उदाहरण या और कोई एग्जाम्पल है करंट का, और अगर डाल के लिखते हैं तो इससे आपके क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी और डेफिनेटली एक क्वेश्चन पे आपको 1 अंक अधिक प्राप्त होगा। और 6 पेपर हैं, तो 6 पेपर जीएस में आपको टोटल कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे? 120 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो बेहतर स्कोर आपका हो जाएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन तक ही पहुंचाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी हमारी कल परसों पहले एक से जो 4 पेपर आ रहे उनकी वो आएगी, फिर बजट और इकोनॉमी सर्वे की एक क्लास आएगी। उसके बाद एक जैसे पेपर 5 फर्स्ट है जीएस का, जीएस के फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास आएगी जिसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे जो इस बार आने वाले की संभावना है। फिर इंडियन हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, अलग अलग एक टॉप सब्जेक्ट की, यानी कि जो हमारे पेपर फर्स्ट में कई सब्जेक्ट है जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, भारतीय समाज है और इंडियन ज्योग्राफी है, तो उन सभी की एक एक क्लास आएगी। तो इस तरह से पेपर मुश्किल से 4 घंटे में आपका फर्स्ट पेपर पूरा हो जाएगा। इसी तरह से 5वां पेपर, छठा, ये देखेंगे सारे इसी तरह से होंगे। इनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और फिर बार बार कह रहे हैं कि आपको अपने एग्जाम उसमें आंसर लिखते समय, चाहे वो कमेटी किसी की रिपोर्ट हो, जो पेपर 5 की क्लास हुई थी उसमें एसडीजी सारे बता दिए गए, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट बता दी गई है, पिछले 2025 में जितने भी सूचकांक थे वो सारे दे दिए गए हैं। आप उनको बार बार यूज करें अपने आंसर में। अभी आज की जो हमारी पेपर 5-6 की क्लास है, पेपर आप जानते हैं उसमें क्या है। पेपर 6 में इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ऊर्जा है, एनर्जी है और भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां और योजनाएं हैं। तो नीतियों की एक क्लास आएगी, आप निश्चिंत रहें, जिसमें हम 15 से 16 नीति बता देंगे, उसी में से आपको मिल जाएगी वो, जो कि तो आप एज इट इज यूज करना है। ये जो रिपोर्ट है 2017 से लेकर 25 तक उत्तर प्रदेश सरकार की एक 8 वर्षों का एक वो आया था डॉक्यूमेंट, उसी पर बेस है। इसमें कुछ तथ्य अलग से भी हैं जो एक तरह से बेस ईयर उनका 2023 या 24 हो सकता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये मत समझना कि 2025 का ही हमें अगर आंकड़ा याद नहीं है तो हम कोई ऐसा भी आंकड़ा दे सकते हैं जो उससे थोड़ा सा पहले का है, वो भी आपके लिए मान्य होगा। इसमें हम पेपर 5 में पेपर 6 है, पेपर 6 की पहली जो हमारी है सेक्शन इकोनॉमी का है। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, और क्योंकि ये भी 2023-24 तक 25 तक के जो आंकड़े वे सारे हैं, बजट और इकोनॉमी सर्वे जब हम कराएंगे तो उसमें आपको बजट इकोनॉमी सर्वे के लेटेस्ट आंकड़े भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो वहां से भी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। आर्थिक प्रदर्शन, राजस्व अधिशेष और जीडीपी की वृद्धि। उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष राज्य बन गया है। तो जीएसडीपी कितनी रही 2023-24 में उत्तर प्रदेश की? 25 लाख करोड़ ये जीएसडीपी रही। इसमें 2006 और 2016-17 में कितनी थी?
इतनी लाख करोड़ थी, 12.88 लाख करोड़ से वृद्धि हुई है। तो आप इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि ये 2016 में हम यहाँ पर थे मान लिया, और 2024 में हम यहाँ पर है। इस तरह से भी आपको इस आंकड़े को दर्शा सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा, तो उससे आपका और अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? 93,514 रुपये, यानी कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 2017 से 2025 के बीच बढ़कर दोगुनी हुई। आंकड़े ये 2017 से 2025 की तुलना कर रहे हैं। इसी तरह से सारे आंकड़े। राजकोषीय जो घाटा है वह हमारा 2.86% है, और ये जो FRBM एक्ट था उसमें 3% बताया गया था, उसकी सीमा के अंदर ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी डाटा। बैंकिंग, निवेश और वित्तीय समावेशन, इस पे देखते हैं। बैंकिंग व्यवसाय, राज्य में 28 लाख करोड़ का बैंकिंग व्यवसाय है। जो उत्तर प्रदेश का बैंकिंग व्यवसाय कितना है? 28 लाख करोड़ रुपए का है। बैंक से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समायोजन की एक योजना चल रही है, बैंक सखी योजना, आप जानते हैं। वित्तीय पहुंच 3.13 लाख बैंकिंग केंद्र है, 2.74 लाख बीसी सखी हैं, वो जो बैंक सखी जिसकी है ना, और 18,000 आप यानी कि 19,000 ATM है। आप कह सकते हैं कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि राज्य में काफ़ी हद तक वित्तीय जो जागरूकता है या वित्तीय जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसार नीचे तक पहुंचा है। फंड आकर्षण 16.2 हिस्सेदारी के साथ यूपी सबसे अधिक है फंड आकर्षण के मामले में। कर राहत, अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल, डीजल और ATF पर कम वैट लगाया गया है, क्योंकि वैट राज्य सरकार लगाती है। ATF क्या होता है? जो हवाई जहाज का जो तेल होता है उस पर। तो ये बैंकिंग, निवेश और वित्तीय समावेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट बात थी। फिर निजी क्षेत्र, MSME और उद्यमिता देखते हैं, क्योंकि इस समय MSME में उत्तर प्रदेश काफ़ी बेहतर कार्य कर रहा है। हम कौशल विकास, चाहे वो निवेश सम्मेलन है, उसके तहत भी हम काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र और MSME के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए गए, क्योंकि आप ये बता सकते हैं कि हमने MSME जो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 24 करोड़। MSME के माध्यम से हमने 10 करोड़ से अधिक रोजगार दे दिए, यानी कि आधा हिस्सा हमने दे दिया रोजगार का। 2023 में 1.10 लाख रोजगार की संभावना है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुआ तो उसमें जो निर्णय लिए गए उनसे जो रोजगार सृजित होंगे कितने होंगे? 1 करोड़ से अधिक ही रोजगार सृजित होंगे। उद्यमिता योजना कौन कौन सी चल रही है उत्तर प्रदेश में? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, प्रधानमंत्री PMEGP योजना, युवा स्वरोजगार योजना के तहत 3 लाख और नौकरियां सृजित होंगी। विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे कारीगर हैं उनको विशेष लाभ दिया गया है। तो एक हम अपनी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, उसके लिए कौशल प्रशिक्षण भी चल रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम 7200 स्टार्टअप है और 50 इंक्यूबेटर्स सक्रिय है। राज्य के 75 जिलों में से 50 जिलों में इंक्यूबेटर सक्रिय है। ये एक तरह से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो ये हमने निजी क्षेत्र, उद्यमिता यानी कि कौशल विकास, स्वरोजगार, ये सभी चीज़ें देखी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने मानव संसाधन को, तभी तो अपनी जनसंख्या को मानव संसाधन बना पाएंगे। अवसंरचना विकास, जिसमें एक्सप्रेस वे और रेलवे नेटवर्क। एक्सप्रेस वे में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। रेलवे नेटवर्क की लंबाई में भी उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में संचालित है, 7 निर्माणाधीन है। और गंगा एक्सप्रेसवे जानते हैं आप, 594 किलोमीटर लंबा है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी एक्सप्रेसवे स्थापित किए जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ गति शक्ति कॉरिडोर भी स्थापित किया जा रहा है। रेलवे नेटवर्क 16,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, जो देश में सर्वाधिक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरिडोर है
उसका जो जंक्शन है दादरी में है। वाराणसी में एक फ्रेट विलेज स्थापित किया गया है। और आप जानते हैं वाराणसी पूरे भारत में एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा जिला है जिसने सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे को अपनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी अवसंरचना, उत्तर प्रदेश की अवसंरचना के बारे में मुख्य बातें थी, और आप इनको कोट कर सकते हैं अपने आंसर को लिखते समय। उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, नेपाल से बॉर्डर साझा कर रहा है। तो यहाँ पर सामरिक अवसंरचना जैसे उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, काफी बेहतर उपलब्धि हासिल की है। क्या क्या? हवाई संपर्क, देश में 21 उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे हैं, जो पूरी तरह से प्रथम स्थान, यानी कि हवाई अड्डों की संख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में। यहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये भी अपने आप में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। किसी भी राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, जो एशिया का, दक्षिण एशिया का नहीं, पूरी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब है, जो अभी बनने की प्रक्रिया है। रक्षा उद्योग गलियारा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 6 नोड से रक्षा उद्योग गलियारे के, जो यहाँ पर मैप में दिखाए गए हैं। आपको ये मैप यूज करना है। आपको हर जगह जब भी आप मेंस का आंसर लिखें, खासकर 5 पेपर और 6 पेपर, तो आपको इस तरह से एक मैप बनाना है 5 और 6 में, जहाँ पर आप पर्यटन दिखा सकते, ऐतिहासिक धरोहर दिखा सकते, वो सारी चीज़ें आपको इस मैप के थ्रू दर्शानी है। निवेश प्रवाह, 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आया रक्षा क्षेत्र में। यहाँ पर आप जानते हैं लखनऊ में ब्रह्मोस का संयंत्र स्थापित किया गया है, बीडीएल का संयंत्र झांसी में। तो ये हमारा सामरिक महत्व है उत्तर प्रदेश का, और रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का विशेष स्थान है। फिर इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत निवेश वातावरण क्या है, यानी कि क्या उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सरकार ने उसके लिए क्या प्रयास किए गए। तो निवेश वातावरण में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का बेहतर स्थान रहा है। और आगे देखेंगे सुगमता, 4,674 अनुपालन बोझ समाप्त किए गए हैं, यानी कि इस तरह के जो कानून थे या नियम जो निवेश को लाने में दिक्कत कर रहे थे, उनको समाप्त किया गया है। निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया है, जिसके तहत 487 सेवाएं उपलब्ध है, यानी कि 97% निस्तारण दर है। जो इस पर शिकायत प्राप्त होती है उनकी 100% यानी कि 97% उनका निवारण कर दिया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम है, यानी कि इस जो निवेश की प्रक्रिया है उसकी सिंगल विंडो सिस्टम है, और उसमें 43 विभागों का एकीकरण किया गया है। अभी तक 12.5 लाख स्वीकृतियाँ दी गई हैं। प्रोत्साहन नीति 2023 फॉर्च्यून 500 कंपनियों से एफडीआई आकर्षित करने के लिए वित्तीय छूट, यानी कि जो निवेश नीति है 2023 में, उसमें फॉर्च्यून 500 कंपनियों से जो एफडीआई अगर आता है तो उनको बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई। और एज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी के बारे में। औद्योगिक निवेश की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक निवेश 39.52 लाख करोड़ रुपए का जीआईसी 2023 में एमओयू हुआ। और ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की बात कर रहे हैं ना, और 10 लाख करोड़ का फिर ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस ग्राउंडिंग, ये भी एक, इससे भी हमें इतना निवेश प्राप्त हुआ। इससे क्या होगा, 1.10 करोड़ रोजगार सर्जित होंगे। निर्यात संवर्धन नीति 2020 से लेकर 25 लागू की गई है, जिसमें जिला स्तरीय निर्यात समिति बनाई गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर जिले में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो या उनके एमएसएमई के हो, औद्योगिक इकाइयों के हो, वहाँ पर निर्यात की पर्याप्त संभावना है। इसलिए इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में समिति बनाई गई है निर्यात से संबंधित। विशिष्ट औद्योगिक पार्क है और क्लस्टर स्थापित किए गए उत्तर प्रदेश में जगह जगह। ये जैसे देखते हैं फिल्म सिटी येडा, ये नोएडा में है।
मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी येडा में है। टॉय पार्क और फार्मा पार्क बनाए गए हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत बनाए गए, कहाँ पर? लखनऊ में। तो फिल्म सिटी कहाँ पर है ये, और मेडिकल सिटी डिवाइस येडा में बनाई जा रही है। टॉय फार्म, ये मेगा पार्क इस तरह से बनाए गए हैं। युवा सशक्तिकरण और रोजगार क्या है? जहां बेरोजगारी दर 2016 में 18% थी, वही 2025 में घटकर 2.4 रहेगी। ये आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि इस आंकड़े की तुलना कर रहे हैं हम 2017 से लेकर 25 तक की क्या प्रगति हुई या क्या हमें चुनौती हुई। सरकारी नौकरियां, प्रदेश में 6.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं। 1 लाख नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित है। पारदर्शिता, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। सॉरी, यूपी पीसीएस में ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया गया है। ये एक तरह से हमारे युवाओं को रोजगार देने में और उनमें पारदर्शिता के उपाय किए गए। ये आपको लिखना है, और इसको आप ओटीआर को, अगर उत्तर प्रदेश में लोक सेवा की स्थिति पूछी जाए तो ओटीआर को वहाँ पर भी कोट कर सकते हैं कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया है लोक सेवकों के लिए। कौशल कौशल विकास और डिजिटल क्रांति के लिए स्किल मिशन के तहत 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 5 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया गया है। स्टार्टअप के अंतर्गत 50 इंक्यूबेटरों में 7200 स्टार्टअप कार्यरत है। एडवांस स्किलिंग, जैसे एआई में, रोबोटिक्स में, कंप्यूटिंग में और इंडस्ट्री 4.0 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि जो हमारी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ के लगभग है, उसमें जो युवा आबादी है उनको हम कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं उसके अंतर्गत कौशल के लिए है। उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद वे न केवल राज्य में बल्कि भारत में और विदेशों में रोजगार के लिए, एक जो मानव संसाधन रोजगार के लिए तैयार हो गया। इससे हमें निवेश प्राप्त होगा, साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा? राज्य की आय बढ़ेगी, साथ ही साथ भारत सहित और उत्तर प्रदेश में रेमिटेंस की प्राप्त होगी। फिर ग्रामीण विकास के लिए क्या किया जा रहा है? ग्रामीण विकास में बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 56.5 लाख ग्रामीण आवास बनाए गए हैं। यूपी आवास में प्रथम स्थान पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने आवास बने हैं पूरे भारत में सबसे अधिक आवास उत्तर प्रदेश में बने हैं। 28.5 हजार किमी ग्रामीण सड़क बनाई गई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 83,000 स्कूलों और 24,500 आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया गया है। तो ये ग्रामीण जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया गया है। इससे क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होंगे, ग्रामीण जो युवा है उनकी आय बढ़ेगी, पलायन कम होगा। इसलिए ग्रामीणों का जो, क्योंकि युवा आबादी गांव से बाहर चली जाती थी, पलायन कर जाती थी, तो गांव में कौन बच जाते थे? महिला, और कौन बच जाते थे? बुजुर्ग व्यक्ति बच जाते थे। फिर और क्या किया जा रहा है? ग्रामीण जीवन, जल जीवन और आजीविका के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन, जल सुरक्षा के लिए हर घर जल और अटल भूजल योजना शुरू की गई है। अमृत सरोवर में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। स्वामित्व योजना, यानी कि 86.6 लाख परिवारों को घरौनी का अधिकार दिया गया है। घरौनी एक स्कीम है जिस तरह से आप शहरी संपत्ति में, जैसे हमारे सिटी में मकान होता है तो उसके आधार पे कोई लोन ले सकता है, इसी तरह से अब गांव में भी अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट्स को रखकर लोन ले सकते हैं। इससे क्या होगा? गांव की जो आर्थिक समस्याएं थी उनका कुछ समाधान होगा। रोजगार गारंटी, यानी कि मनरेगा, जिसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। 212 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए, जो पूरे भारत में सर्वाधिक है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट आंकड़े थे। अभी और देखते हैं। शहरी विकास और स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति, उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 17.7 लाख
आवास निर्मित किए गए शहरी क्षेत्रों में। 10 स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 शहर चयनित किए गए, जिसमें डिजिटल कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया। आगरा और वाराणसी इसमें शीर्ष रैंकिंग पर है। सेफ सिटी 18 शहरों में यह परियोजना लागू की गई। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 19.7 लाख लोगों को, यानी कि जो रेडी पटरी वाले होते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे आपने रेडी देखी होगी, पटरी देखी होगी, वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए यह योजना थी पीएम स्वनिधि योजना। उसके तहत अब तक लगभग 20 लाख ऐसे लाभार्थियों को इसका सहायता दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे नगरीय परिवहन में क्या क्या किया गया है। मेट्रो 6 शहरों में मेट्रो संचालित है, जो किसी भी राज्य के सर्वाधिक शहरों में संचालित मेट्रो, यानी कि उत्तर प्रदेश के में सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालित है। RRTS, जिसको नमो भारत भी बोलते हैं, भारत की पहली क्षेत्रीय ये सेवा है जो दिल्ली से मेरठ तक शुरू की गई है। वाराणसी में रोपवे सेवा है, और रोपवे सेवा वाराणसी सार्वजनिक परिवहन के रूप में अपनाने वाला भारत का पहला जिला है। प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं, और कार तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अब इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत शहर अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड, जो स्थानीय यानी कि शहरी स्थानीय निकाय है, वे अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड के तहत अपने राजस्व का सृजन कर रहे हैं। जैसे लखनऊ गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ये बॉन्ड जारी किए गए। इनका उद्देश्य वित्तीय आत्मनिर्भरता, यानी कि शहर अपना राजस्व खुद इकट्ठा कर सकता है, न कि वो केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर रहे। इस स्वच्छता के लिए और पर्यावरण के लिए क्या किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले शौच से मुक्ति मिल गई है। 204 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत की गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में हरित आवरण और ई गवर्नेंस बढ़ाने के लिए 204 करोड़ वृक्षों का रोपण किया गया है। प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन क्रियान्वयन किया गया है। 8.9 यानी कि एक तरह से 9 लाख व्यक्तिगत और 69,69,000 सामुदायिक शौचालय निर्माण किए गए। उत्तर प्रदेश यानी कि स्वच्छता के पैमाने पर भी काफी प्रगति कर रहा है। अभी तक हमने ये देखा इकोनॉमी के, अब हम एग्रीकल्चर, क्योंकि इकोनॉमी से उन्होंने एग्रीकल्चर को स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया गया, तो वहां पर क्या हुआ है। कृषि वित्तीय सुरक्षा और आय समर्थन, डीबीटी के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यानी कि 80,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है किसानों को अब तक। गन्ना मूल्य भुगतान रिकॉर्ड 2.53 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है। फसल बीमा योजना के तहत 47,535 करोड़ के दावे निस्तारण किए गए हैं। ऋण वितरण 8.78 लाख करोड़ के फसली ऋण वितरित किए गए हैं। तो ये एक तरह से एग्रीकल्चर में सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में इंगित करता है। फिर आगे देखते हैं कृषि तकनीकी और बाजार सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की। ऊर्जा सुरक्षा यानी कि पीएम जो योजना है, पीएम कुसुम योजना, उसके तहत 76,000 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। आधुनिकरण, ड्रोन खोद, किसान अगर ड्रोन खरीदते हैं तो उसके लिए 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। ये जो ड्रोन है, इनका प्रयोग हम निगरानी करने में, दवाई और उर्वरक छिड़कने में कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती, उत्तर प्रदेश के 75 में से 49 जिलों में 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर इसका प्राकृतिक खेती का विस्तार किया गया है। आप जानते हैं प्राकृतिक खेती की मांग लगातार बढ़ रही है। मंडी सुधार, 23 नई मंडियां, 85 हाट और ई पास और डिजिटल भुगतान की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जो हमारे किसान हैं उनकी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू जो की गई है, उसके तहत अभी तक
63,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी प्रगति कर रही है। आप जानते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की तरह उत्तर प्रदेश की रीढ़ क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग इसी सेक्टर में लगे हैं। सिंचाई, आधारभूत संरचना और कवरेज, प्रमुख परियोजनाएं 38 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 23.23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हमने सर्जित की है और इससे 44 लाख किसान लाभान्वित होंगे। लघु सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 35,000 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। इससे फायदा क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लेवल घट रहा है वो बढ़ेगा और बरसात के समय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। नलकूप, 11 लाख से अधिक बोरिंग और उथले नलकूप है उत्तर प्रदेश में। भूजल प्रबंधन, अटल भूजल योजना के तहत 26 विकास खंडों को शामिल किया गया। तो जल स्तर ना गिरे राज्य का, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे और सतत आपूर्ति बनी रहे पानी की। सिंचाई प्रबंधन और कृषक राहत के लिए क्या किया गया है, नहर रख रखाव 3.49 लाख किमी नहरों को सिल्ट सफाई की गई है। नमामि गंगे योजना के तहत 67 परियोजनाओं में 14,822 करोड़ का निवेश किया गया है ताकि गंगा यानी कि नदियों की सफाई हो सके। बिजली बिल में राहत दी गई है। 14 लाख से अधिक किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त की गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2018 और 19 में लगातार ड्रेजिंग कार्य जारी है ताकि बाढ़ जो आती है उससे बचा जा सके। पशुधन में क्या किया गया है एग्रीकल्चर से, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 1,000 करोड़ के बजट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक तो किसानों की आय वृद्धि करना, साथ ही साथ दूध उत्पादक बढ़ाना। आप जानते हो उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। पशु स्वास्थ्य के लिए 13.87 यानी कि एक तरह से 14 करोड़ जो हमारे पशु है उनका टीकाकरण हो चुका है। वेटरनरी हेल्पलाइन जारी की गई है, 1962 इसका नंबर है। कल्याण के लिए क्या किया गया है, पशु आश्रय यानी कि 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थल क्रियाशील है पूरे उत्तर प्रदेश में। गोवंश योजना के तहत अगर कोई इसका पालन पोषण करता है गोवंश का, तो उसको 1,500 रुपये प्रति माह या 50 रुपये प्रतिदिन सीधे उसके अकाउंट में जाएंगे, ताकि जो आवारा गाय हमारी इधर उधर घूमती है सड़कों पर, उसको किसान पाल सके और आय सर्जित कर सके और उनका भी फसल, इससे क्या होगा, फसलों की सुरक्षा होगी, फसलों को नुकसान नहीं होगा और जो एक्सीडेंट की दुर्घटना हो जाती है सड़कों पर वो उससे बचा जाएगा। मत्स्य और कुक्कुट पालन में क्या किया जा रहा है, मत्स्य पालन के अंतर्गत मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को सहायता दी जा रही है, यानी कि जो मत्स्य कर सकें। निषाद राज योजना के तहत 865 जो बोट्स है उनका वितरण किया गया है। कुक्कुट पालन के तहत 375 छोटी और 4 बड़ी इकाइयों की स्थापना की गई है ताकि पोल्ट्री फार्मिंग अच्छी तरह से फल फूल सके। सहकारिता के तहत 220 नई और 450 पुनर्जीवित दुग्ध समितियां की गई है, यानी कि जो सहकारी समिति होती थी उनका पुनर्जीवन किया गया है। खाद्य सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी है, इस बड़ी आबादी को उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, राज्य की सुरक्षा प्रभावित होगी। सुरक्षा केवल हथियार या सैन्य सुरक्षा से नहीं, उसका आधार, उसका एक घटक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, ये सभी उसमें आते हैं, यानी कि सुरक्षा एक व्यापक सिद्धांत है। खाद्य सुरक्षा में राशन वितरण नेटवर्क उत्तर प्रदेश में क्या है, उसकी स्थिति है। मुफ्त राशन, 15 करोड़ लाभार्थी को अनाज, दाल, नमक और तेल प्राप्त हो रहा है। आप देखो, आप समझे कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, 24 करोड़। 24 करोड़ में से 15 करोड़ के लगभग क्या मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। तो एक तरह से ये निगेटिव पॉइंट भी है और एक तरह से कोविड के समय ये एक अच्छी बात भी है। उज्ज्वला योजना के तहत
75 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। होली और दीपावली के अवसर पर 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं महिलाओं को। इससे क्या होगा? उज्ज्वला योजना से हमारा एक तो वातावरण में स्वच्छता आई है। महिलाओं को जो रोग होते थे, क्योंकि वो जो जीवाश्म ईंधन यूज करती थी, उससे उनको बहुत सारे आंखों की बीमारी, सांस की बीमारी से उनको समस्या होती थी। अंत्योदय कार्ड धारक के तहत अब मासिक चीनी का भी वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब बेघर और कचरा बीनने वाले को भी इसमें शामिल किया गया है और वे चाहे कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की गई ताकि जो व्यक्ति सीधे राशन की दुकान तक नहीं पहुंच सकते, उनको वहां पर भी ये खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा सके। आप जानते हैं कोविड के समय इस योजना ने, जो खाद्य सुरक्षा की योजना है, उसने पूरे भारत को एक तरह से सुरक्षा और कवच प्रदान किया, जबकि विश्व में बहुत बुरी स्थिति थी। एमएसएमई एमएसपी, हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं खरीद, इसके तहत 234 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे गए, 400 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए। मोटे अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का की भी खरीद की गई है। कुल भुगतान किसानों को 1.4 लाख करोड़ भुगतान किया गया है। उचित दर की दुकानें, दोनों को उचित दर की दुकानें कॉमन, उनको क्या कर दिया गया? उनको सभी को कॉमन सर्विस सेंटर में बदल दिया गया है। अब ये अब क्या किया जा रहा है? अभी गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया जा रहा है? लगभग 6 करोड़ लोग, कितने? क्योंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो आबादी है वो लगभग 24 करोड़ के लगभग है, तो हमने 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। कब निकाला? 2017 से 2025 के बीच। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारी आबादी थी, यहाँ पर इस तरह से मान लिया, यहाँ पर जो भी आबादी होगी ये आबादी थी और इसमें इतनी, तो हमने इतने लोगों को, 6 करोड़ लोगों को कम किया है इसमें। इस तरह से आप दिखा सकते हैं मैप में इसको। नेक्स्ट, हाँ, गन्ना किसानों के बारे में। अच्छा, जो अभी तक हमने पढ़ा हुई है उसकी समरी है, उस समरी को एक बार देख लेते जल्दी से। 2.53 लाख करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। 23.23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता राज्य में स्थापित की गई 2017 से 2025 के बीच में। ये आपको तुलनात्मक आंकड़े दिखाए जा रहे हैं 2017 से 25 के बीच में। 14,822 करोड़ रुपए नमामि गंगे में निवेश किया गया है। 57.2 लाख पेंशन लाभार्थी, यानी कि हमारी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत अभी भी और प्रयास करने की ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक 1 ही करोड़ लोग इसके दायरे में है, जबकि हमारी आबादी कितनी है? 24 करोड़। 15 करोड़ को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये एक तरह से निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं कि इतनी बड़ी अगर आबादी उत्तर प्रदेश में को मिल रहा है, तो एक तरह से काफ़ी लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। और कोविड के रूप में इसको पॉजिटिव में भी दिखा सकते हैं कि संकट के समय एक बड़ी राहत की बात है। 5 यानी कि 6 करोड़ लोग को गरीबी से बाहर किया गया, यानी कि 2017 में जितने लोग गरीबी में थे, बहुआयामी गरीबी में, 2025 के बीच में उनकी आबादी कितनी कम की गई? 6 करोड़। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एनर्जी से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर 6 में एनर्जी को स्पेशल मेंशन किया गया सिलेबस में, जबकि जो हमारा थर्ड पेपर है मेंस का, जिसका, उसमें एनर्जी को इकोनॉमी का एक पार्ट माना गया है। तो यहाँ पर हर वर्ष इसलिए एनर्जी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीपीसीएस में। तो नवीनीकरण ऊर्जा और किसान कल्याण के लिए क्या किया गया? जैसे सौर ऊर्जा मिशन के तहत अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सौर नीति 2022 के तहत 22 गीगावाट का लक्ष्य है हमारा। प्रगति कितनी हुई है? 250 मेगावाट परियोजनाएं और 364 मेगावाट रूफटॉप सोलर परियोजनाएं की प्रगति हुई है। किसानों को सहायता क्या किया गया है?
नलकूप जो बिल है उनमें 100% सब्सिडी दी जाती है किसानों को, यानी कि 4 लाख नलकूपों को जोड़ा गया है। बायो ऊर्जा, जैसे गोरखपुर में बायोगैस से प्लांट जो स्थापित किया गया उसमें एथेनॉल पर जोर है। तो ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की सतत आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि उद्योग और कृषि और घरेलू कार्य तभी हम सही सक्रिय रूप से चला पाएंगे जब हमारी ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। जैसे वेनेजुएला में अभी ट्रंप ने ऊर्जा सुरक्षा उनकी बाधित कर दी थी, तो क्या हो गया था, उनकी अपनी सुरक्षा भी बाधित हुई थी। तो ऊर्जा सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी का या सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण घटक है। अभी तक जो हमने आंकड़े देखे, फैक्ट देखे, वो 2017 से 25 के बीच में उत्तर प्रदेश की प्रगति को दर्शाते हैं। लेकिन अब जो हम आंकड़े देखेंगे वो 2023-24 के देखेंगे। आप इनको भी, ये आंकड़े बेहतर है, आप ऑथेंटिक है और इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी उत्तर प्रदेश का जब बजट और आर्थिक सर्वे आएगा उसकी एक अलग से क्लास हो जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है उत्तर प्रदेश? 8.1। क्षेत्रीय योगदान क्या है? जैसे सेवा का 45% है, कृषि का 25% और उद्योग का 30%। राज्य की जो जीडीपी है वो कितनी है? जीएसडीपी 23.5 लाख करोड़ रुपए। और वृद्धि दर कितनी है? 11.6%। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये 2023-24 के आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय 1,15,000 हो गई है। ये आंकड़े हैं 2023-24 के। निवेश और औद्योगिकरण में क्या बदलाव हुआ है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये कब प्राप्त हुए हमें? जब हम अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित किया गया, तो उसमें 34 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। धरातल पर कितने आए? इससे 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं 2 अप्रैल 2024 तक धरातल पर आई, जबकि कितनी थी टोटल? 34 में से 10 पर ही अभी तक धरातल पर निवेश उतर चुका है। एफडीआई कितना प्राप्त हुआ है? 1200 करोड़ रुपए एफडीआई के तहत प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावित निवेश कितना है? इससे 65 लाख नौकरियां सर्जित होंगी इन निवेश प्रस्तावों से। तो अगर आपको निवेश के बारे में कहीं उल्लेख करना, तो ये आंकड़े आप अलग अलग कर सकते हैं। कनेक्टिविटी क्रांति, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 13 एक्सप्रेस वे वर्तमान में है और इसका जो एक्सप्रेस वे का नेटवर्क है 1225 किलोमीटर है, जो चालू है, भारत में सर्वाधिक है। सड़क नेटवर्क उत्तर प्रदेश में कितना है? 3.2 लाख किलोमीटर है। रेलवे नेटवर्क आपको पता ही है 16,000 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान है। हवाई अड्डे आपको पता है उत्तर प्रदेश में टोटल 21 हवाई अड्डे हैं, जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये भी किसी राज्य में सर्वाधिक है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा अड्डा है, हवाई अड्डा है। जलमार्ग, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो हल्दिया से वाराणसी तक है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो आप इस कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, कनेक्टिविटी क्रांति के रूप में या एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश, लॉजिस्टिक का हब उत्तर प्रदेश, इस तरह से ये कीवर्ड्स भी अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल छलांग क्या लगाया उत्तर प्रदेश ने? स्टार्टअप में 95 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में है और ये इस संख्या के मामले में पूरे भारत में दूसरा स्थान है। डेटा सेंटर हब है कहाँ कहाँ पर है? नोएडा में, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। डिजिटल अवसंरचना, यानी कि 58 हमारी जो ग्राम पंचायत है, 58,000 ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ गई हैं। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल डिवाइड की जो खाई है उसको कम किया जा रहा है।
ऊर्जा परिदृश्य क्या है? उत्तर प्रदेश का जो ऊर्जा एनर्जी प्रोफाइल है, यानी कि जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में ऊर्जा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण घटक है। कुल स्थापित क्षमता है 30,625 मेगावाट की। चरम मांग कितनी है? पिक यानी कि 28,000 मेगावाट की। तो अब आप देख सकते हैं सरपल यानी कि हानि है या लाभ है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। अभी तक जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 70% हिस्सा थर्मल से, कोयले से प्राप्त होता है। ये एक चिंताजनक बात है। इसी से जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उत्तर प्रदेश में के 10 बड़े शहर किस में आ जाते हैं? प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। फिर अक्षय ऊर्जा से हमें 28% हिस्सा प्राप्त होता है और कुछ हिस्सा में हाइड्रो से भी प्राप्त होता है। तो 80 और सी हानियाँ 23% है। राष्ट्रीय औसत 20% से अधिक है। ये आपको आंसर लिखते समय इन डाटा का प्रयोग करना है। कृषि भारत का अन्नदाता है उत्तर प्रदेश। क्यों है अन्नदाता? यहाँ पर देखेंगे। कृषि जीडीपी का योगदान है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जीडीपी कृषि का जो क्षेत्र का योगदान है 25%। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि 46% पूरे भारत का गन्ना उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। 36% पूरे भारत का गेहूं उत्पादन करता है। 31% पूरे भारत का आलू उत्पादन करता है और 12% उत्तर प्रदेश पूरे भारत का चावल उत्पादन करता है। तो ये परसेंटेज आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का क्या है? पालक है या अन्नदाता है। कृषि क्षेत्र की संरचनात्मक चुनौतियां क्या है? आप अगर कहीं पर क्वेश्चन आ गया कि कृषि में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो 86% जो किसान है वो उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। एक चुनौती तो यही है। अभी जो ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ, अमेरिका के जो फार्मर है उनके तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। हेक्टेयर से देखे जाए 1,000 हेक्टेयर के खेत है। हमारे पास कितने? 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों की संख्या कितनी है? 86%। एक तो पहली चुनौती ये है। हमारे यहाँ पर कम उत्पादकता है। जैसे गेहूं की जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर वो 3200 किलोग्राम है, जबकि पंजाब में 4700 किलोग्राम। आप इसको तुलनात्मक रूप से ऐसे दिखा सकते हैं कि गेहूं की जो उत्पादकता है वो कितनी है? उत्तर प्रदेश में 3200, यहाँ पर 3200 लिख सकते हैं और यहाँ पर पंजाब की 4600 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इस डाटा को दिखा सकते हैं। कटाई के बाद नुकसान कितना होता है? यानी कि 30% नुकसान हो जाता है फसल कटाई, क्योंकि हमारे पास किसान के पास भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है। तो 30% वह नुकसान हो जाता है। जल तनाव 33% से अधिक भूजल अत्यधिक दोहन किया जा चुका है। अनौपचारिक ऋण 43% किसान अभी भी ऋण कहाँ से लेते हैं? साहूकारों से, जिससे वो एक नए ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसको आप कैसे दर्शा सकते हैं? यानी कि जो हमारे किसान है ऐसे एक मैप बना सकते हैं उसका, जैसे कि ये 43% किसान, यहाँ पर 43 लिखेंगे, को अनौपचारिक ऋण प्राप्त होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खेती का जो आधुनिकीकरण है और उसमें क्या क्या किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद, यानी कि जैसे शहद कुशीनगर से दालें फतेहपुर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई नाम के तहत 125 मंडियां जुड़ चुकी हैं। इससे 50,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण 7 मेगा फूड पार्क स्वीकृति मिली है। कृषि स्टार्टअप आपूर्ति श्रृंखला और वेयर हाउसिंग में 500 से अधिक कृषि स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। सामाजिक संकेतक ये भी जानना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे शहरी जनसंख्या का 23.4%, हाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो शहरीकरण की दर है, यानी कि शहरीकरण कितना है? 23%, जबकि भारत का कितना है? 31%। तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि जो शहरीकरण है वो ये 23 और ये भारत। यहाँ पर आप 23 लिखेंगे
और यहाँ पर 31 लिखेंगे और इसको ऐसे डॉटेड करके ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश और यहाँ पर लिख देंगे भारत और यहाँ पर लिख देंगे शहरीकरण। तो इस तरह से आप अपने आंकड़े को दर्शा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसटी जनसंख्या कितनी है? 21%, जो भारत में सर्वाधिक है। लिंगानुपात 312 महिलाएं हैं। साक्षरता दर पुरुष की 22% है, महिलाओं की 63% है। ये एक चुनौती है। लैंगिक यानी कि यहाँ पर लैंगिक अंतर बना हुआ है, तो ये दर्शा सकते हैं। और ऐसे ही ये मैप भी बना सकते हैं सीधे सीधे। और क्या क्या चुनौतियां है उत्तर प्रदेश में? शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे 20.1 शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 पर, 167 मातृ मृत्यु दर है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, 39.7 बच्चों में बोनापन की समस्या है। और ये आंकड़े NFHS 5 के सर्वे के हैं। ड्रॉप आउट रेट कितनी है? 5.9%। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चुनौतियां थी। क्षेत्रीय असमानताएं और बाधाएं क्या क्या है? जैसे क्षेत्रीय असमानता, पूर्वी यूपी में अवसंरचना की कमी है। ये देखो, ये पूर्वी यूपी है और ये वाला क्षेत्र जो हमारा बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है। भूमि अधिग्रहण, देरी और मंजूरी से बाधाएं हैं। विद्युत आपूर्ति, गैर महानगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित होती है, कम समय में बिजली आती है, बार बार कट होता है। कुशल श्रम, छोटे जिलों में कुशल श्रम की भारी कमी है। तो ये हमारी क्षेत्रीय असमानताएं और बाधाएं, इनका प्रयोग आप किसी भी पर्सन में चुनौती के रूप में उत्तर प्रदेश की क्या प्रमुख चुनौती उनके रूप में कर सकते हैं। अवसंरचना अवसर बनाम चुनौतियां, ये देखते हैं। विशाल बाजार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये पॉजिटिवनेस में दिखाना, 24 करोड़ से अधिक है। अवसंरचना पर जोर है। क्या है? उत्तर प्रदेश अवसंरचना हब है भारत का, जिसे एक्सप्रेसवे में दिखा देंगे। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या हवाई अड्डे, सर्वाधिक रेलवे बड़ा नेटवर्क है और जल मार्ग में भी काफ़ी बेहतर स्थिति है। निवेश का केंद्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 44 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्राप्त हुए। वैश्विक ग्लोबल जो समिट हुई थी निवेश की, वो। लेकिन चुनौती क्या क्या है? कम उत्पादकता है, जैसे कृषि में उत्पादकता कम है और श्रम की उत्पादकता भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक तो उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से शिक्षित नहीं किया गया, शिक्षा का दर कम है, कौशल विकास कम है, अज्ञानता के भी कारण, सामाजिक संकेतक जैसे कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये चिंता का बात है। ऊर्जा हानियाँ कितनी है? 23%। क्षेत्रीय असमानता, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाम बुंदेलखंड, ये आपको दिखाना है। तो ये अवसर है, ये चुनौतियाँ, ये आपको हर पर्सन में एक एक्स्ट्रा मार्क दिलाएगी अगर आप इनको अच्छी तरह से यूज करते हैं। आगे की राह हम इन पॉइंट को लिख सकते हैं, जैसे मानव पूंजी, कौशल विकास किया जाना चाहिए। कौशल विकास मिशन के तहत इतने 1.5 लाख युवा को प्रतिवर्ष कौशल विकास किया जा रहा है। मॉडल ITI स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और MSME का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। और आप दिखा सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का 2nd स्थान रहा है। अवसंरचना के लिए PPP मॉडल को अपनाया गया है, ताकि एक बेहतर निवेश प्राप्त किया जा सके। और कृषि क्षेत्र में जो FPO और ई नाम का विस्तार किया जा रहा है। तो इस तरह से हम उत्तर प्रदेश की क्या बता सकते हैं, इसके अवसर, इसकी चुनौतियां, यानी कि इसकी क्षमता, चुनौतियां और आगे की राह में इस तरह से बता सकते हैं। आप इन सभी डाटाओं को अपने क्वेश्चन में, ये सभी आंकड़े हमने विविध श्रेणी में दिए हैं, जो कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं आप 5वें या 6ठे पेपर में। तो ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इनका एक नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, बना सकते हैं तो बना लेना। ये आपको अपने क्वेश्चन में, क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आपको 12 पॉइंट लिखने होते हैं। इसी तरह से 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 8 पॉइंट लिखने होते हैं। और ये आप जब 12 पॉइंट लिखेंगे या 8 पॉइंट लिखेंगे, तो आप पहले हम बताएंगे, जैसे गरीबी, तो गरीबी को एक्सप्लेन करेंगे।
वहाँ पर हम एक उदाहरण देंगे कि इतने 6 करोड़ लोग हमने बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले। तो इस तरह से प्रत्येक पॉइंट के लिए आपके पास एक डाटा फैक्ट रहेगा, आप इससे बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 4 की डाटा फैक्ट शीट की होगी। इन चारों पेपरों के बाद भारत के आर्थिक सर्वे और बजट की एक पूरी तरह से कंपाइल मिलेगा आपको, ताकि आप उसको यूज कर सके, अपने डाटा को अपडेट कर सके। आपको पहले तो अगर पुराना भी डाटा है, आप जब उसको नए को पढ़ेंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे को, तो आपको पता रहेगा कि क्या चल रहा है। और एक क्लास यूपी के बजट और इकोनॉमिक सर्वे की रहेगी, और एक क्लास किसकी रहेगी, नीतियों की, क्योंकि नीति से और योजनाओं से क्वेश्चन आता है। तो प्रमुख योजनाएं या नीति जो 2025 के लिए संभावित है वो हो जाएगी। और उसके बाद आपकी पेपर 5 से लेके 1 से लेके 5-6 तक की कुछ क्लासें होंगी, जिसमें आपको सारे 200-250 टॉपिक करा दिए जाएंगे। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और ये टेलीग्राम पे मिलेगी आपको पीडीएफ, वहाँ से जाके